आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम राड़े सागर आपके सामने उपस्थित हूँ उन ज्वलंत मुद्दों पे बात करने के लिए जिसने न तो देश की सिर्फ राजनीतिक स्थिति पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दे पे क्षेत्र में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जिस मुद्दे को आज हमने सेलेक्ट किया है, उस मुद्दे का आशय है कि जो बार बार कहा जाता है कि रिजर्वेशन ने इस देश को बर्बाद किया है, आज उनके लिए ये खबर बुरी होगी, लेकिन देश के लिए, जो देश को प्यार करते हैं, देश पर अभिमान करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, उनके लिए ये स्थिति बड़ी सुखद होगी। और आज तय हो जाएगा, ये आप सभी को तय करना है कि वाकई इस देश को रिजर्वेशन ने बर्बाद किया है या इस देश को खैरात ने बर्बाद किया है। रिजर्वेशन को ही लोगों ने मान लिया कि खैरात है। रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है और न ही रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन का कोई सरकारी कार्यक्रम है। रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है, और उनका प्रतिनिधित्व है जो लंबे समय से अधिकारों से वंचित कर दिए गए लोग हैं, शिक्षा से वंचित कर दिए गए लोग हैं, उनको कंपसनेट करने के लिए रिजर्वेशन का एक प्रोविज़न है। ये भी सच है कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो आज जो लोग ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन ने देश को बर्बाद किया है, कंगाल किया है, देश की हालत को खस्ता हाल अगर किसी ने किया है तो रिजर्वेशन ने किया है। हम शुरू करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक कोटेशन से और पूरा उसको समझने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई रिजर्वेशन इतनी खतरनाक चीज़ है? क्या या फिर रिजर्वेशन के नाम पे कुछ लोग साजिश कर रहे हैं? जो लोग नहीं चाहते कि शासन में, प्रशासन में, जुडिशरी में बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व आ सके, और ये रिजर्वेशन बैकवर्ड के प्रतिनिधित्व को ही चुनौती दे रहा है। तो हमने आपसे कहा कि हम उस कोटेशन से शुरू करेंगे। कोटेशन है, हिंदू धर्म में पुजारियों की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए, या यूं कहा जाए कि हिंदू धर्म में पुजारियों की व्यवस्था खत्म हो जाए। अगर यह मुमकिन नहीं है तो इसे वंशानुगत न रहने दिया जाए, यानी कि यह न हो कि पुजारी का बेटा ही पुजारी बनेगा। जो भी हिंदू धर्म में विश्वास करता है, विश्वास रखता है, उसे पुजारी बनने का अधिकार है। ऐसा कानून बने कि सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा होने के बाद ही कोई आदमी पुजारी का काम करे, उसके पहले कोई काम न करे। और ये कोटेशन है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। ज्योतिबा फूले जी ने जो सबसे बेहतरीन तर्क दिया, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ज्योतिबा फूले और घोंडी राव, जो उन्होंने स्लेवरी अपनी किताब लिखी, गुलामगिरी अपनी किताब लिखी, वो गुलामगिरी इस बात का प्रमाण है कि दो लोगों के बीच में जो वार्ता हुई है और चीज़ों को सत्य और असत्य के पैमाने पे उसको मापने का
सोना खरा है कि नहीं खरा है, उसको अग्नि में, तर्क की कसौटी में, तर्क की भट्टी में कसने का नाम गुलामगिरी किताब है। घोंडी राव जब ये कहते हैं कि देवाधिनाम जगत सर्व मंत्राधिनाम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधिनाम तस्मान ब्राह्मण देवता, इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया खुद नहीं चलती, दुनिया को चलाने के लिए देवताओं की जरूरत पड़ती है, और देवता खुद नहीं चलते, देवता को चलाने के लिए मंत्रों की जरूरत पड़ती है, और मंत्र खुद नहीं चलता, मंत्रों को चलाने के लिए ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस धरती का कोई भूसुर है, धरती का कोई देवता है तो ब्राह्मण है। अगर वास्तविक तौर पे योग्यता का पैमाना ही मापना है तो इन्होंने, घोंडी राव ने कहा कि विराट पुरुष से, जो ब्रह्मा ने विराट पुरुष का रूप धारण किया और बकायदा ये कहा ब्राह्मणो उस मुखम आसीद बाहु राजन्याकृता उरुत दस यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ, वैश्य उरुत उदर से पैदा हुआ, और शूद्र पैर से पैदा हुआ। तो फिर ज्योतिबा राव फूले तर्क करते हैं घोंडी राव से कि घोंडी राव ये बताओ कि जो ब्रह्मा थे, आखिर जो महीने में 4 दिन वो अशुद्ध हो जाते थे, तो अशुद्ध होते समय क्या जो लिंगायत औरतें होती हैं वो राख लगा करके उस 4 दिन रहती हैं, तो ब्रह्मा राख लगा करके रहते थे, या बहुत जगह पानी बाहर कर दिए जाने का प्रोविजन था, वो होता था? आखिर होता क्या था? घोंडी राव के पास कोई जवाब नहीं। अब उस पे तर्क, उस पे हम नहीं जाएंगे, हम आएंगे कि ज्योतिबा फूले जी ने, अगर ये कोई कहा जाए कि रिजर्वेशन की प्रक्रिया 1932 से शुरू हुई, 1919 से शुरू हुई, तो ये पूरी तरह यथार्थ नहीं है। रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो ज्योतिबा फूले जी का जो संघर्ष रहा है, लंबा संघर्ष, उन्होंने ब्रिटिश शासन के सामने 1869 में पहली बार रिजर्वेशन का प्राविधान रखा था, और 1869 से लेकर के 1882 का जो उनका प्रयास है, उस प्रयास का प्रतिफल है रिजर्वेशन। इतना ही नहीं किया उन्होंने, बकायदा ये ज्योतिबा फूले ये जानते थे कि शिक्षा का महत्व क्या है, और शिक्षा के महत्व को उन्होंने सबसे बारीकी से समझा। सबसे पहले 1857 में उन्होंने 1848 में लड़कों के लिए विद्यालय खोला, लेकिन उन्हें लगा कि लड़के अगर शिक्षित हो गए तो सिर्फ एक पीढ़ी शिक्षित होगी, लेकिन लड़कियां शिक्षित हो गई तो कम से कम 4 पीढ़ी शिक्षित होंगी। फिर 1857 में उन्होंने लड़कियों के लिए विद्यालय खोला, और इसी काम को छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया। छत्रपति साहू जी महाराज ने जैसे ही सत्ता संभाली, तो सत्ता संभालने के बाद ही जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक, अगर कहा जाए कि औरतों के सबसे बड़े विरोधी, घोर विरोधी कोई थे, औरतों के शिक्षित होने के सबसे घोर विरोधी कोई थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। वो के शेड्यूल कास्ट को शिक्षा देने से वंचित तो करना ही चाहते थे, पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करना ही चाहते थे। इससे भी आगे बढ़कर के उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने औरतों की शिक्षा का हमेशा विरोध किया, और ये कहते थे कि औरतों के लिए बस उतनी ही शिक्षा मिलनी चाहिए
जितने उनको सिलाई कढ़ाई का ज्ञान हो जाए, स्वादिष्ट भोजन बनाने का ज्ञान हो जाए, बच्चों को पालने का ज्ञान हो जाए, घर कैसे रखा जाता है, संभाला जा सकता है, इसका ज्ञान हो जाए, बस यही पर्याप्त है। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा शिक्षा की उनको ज़रूरत नहीं है। और इस बात को जब छत्रपति साहू जी महाराज शासन में आए तो छत्रपति साहू जी महाराज ने पहली मर्तबा अपने राज्य में रिजर्वेशन की बाकायदा घोषणा की और बड़ा ही बेहतरीन उन्होंने तर्क दिया रिजर्वेशन के लिए कि रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है। जो सेक्रेटरी जनरल थे इंडिया के, उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, जब अपने प्रिंसली स्टेट में उन्होंने रिजर्वेशन घोषित करने की योजना बनाई तो उनको बुलाया। गवर्नर जनरल जो यहाँ के इंडिया के थे, सेक्रेटरी जनरल जो थे, दोनों को बुला करके दावत पे बुलाया। दावत पे बुलाने के बाद वो अपने घुड़सवार की तरह ले अस्तबल की तरफ लेके गए और उस अस्तबल में बकायदा उन्होंने सारे के सारे घोड़ों को एक साथ खोल दिया। जो रस्सी से खूंटे से बंधे थे उनको खोल दिया और उनके बीच में एक बोरा चना डाला। जब एक बोरा चना डाला तो सारे के सारे घोड़े टूट पड़े और जो मजबूत घोड़े थे वो तो पूरी तरह से खा गए और जो कमज़ोर घोड़े थे उन्हें नहीं मिला चना। फिर साहू जी महाराज ने कि ये कहा, साहू जी महाराज से सेक्रेटरी जनरल ने पूछा, सेक्रेटरी जो इंडिया के थे उसमें ब्रिटिश, उन्होंने पूछा कि साहू ये बता ये आप कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा हुजूर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इनको खूंटे से बांध करके नहीं खिलाया जाएगा, चारा नहीं दिया जाएगा तो जो मजबूत घोड़े हैं वो पूरा चारा खा जाएंगे और जो कमज़ोर हैं उनको चारा नहीं मिलेगा। इसलिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। और बाकायदा 26 जुलाई 1902 को उन्होंने अपने राज्य में 50% यानी 50% रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया। और उतना ही नहीं, उन्होंने ये देखा कि उच्च शिक्षा स्तर पे जो उनके यहाँ अधिकारी थे उनकी संख्या 71 थी और 71 में 60 ब्राह्मण थे और जो उनके पर्सनल सेवा में लगे थे, व्यक्तिगत सेवा में लगे थे, उनकी संख्या 52 थी और उसमें 45 ब्राह्मण थे। ये फिर उन्होंने प्रोविज़न को चेंज किया और लोगों को 50-50% पे वो ले आए साहू जी महाराज। और इसी तरह पहली मर्तबा दोंधो केशव करवे के प्रयास से महिलाओं यानी लड़कियों के लिए 1915 से 1916 तक शिक्षा के लिए पहली यूनिवर्सिटी खोली गई। आप समझ रहे होंगे कि हम रिजर्वेशन पे बात करने के लिए आए थे, अभी हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं। ये ज़रूरी है शिक्षा पे बात करना कि अगर व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होगा तो फिर रिजर्वेशन होने ना होने का औचित्य क्या बनता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि शिक्षा रिजर्वेशन का प्रारंभिक स्टेज है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा ही रिजर्वेशन का गेट पास है, एंट्री पास है। इसलिए हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं। 1919 में छत्रपति साहू जी महाराज ने ये देखा कि जो विद्यालय थे उस विद्यालय में जो दलित के बच्चे होते थे उन्हें बाहर बिठाला जाता था, उनके साथ अछूतपन का व्यवहार किया जाता था, उनको विद्यालय के अंदर नहीं आने दिया जाता था। जब ये बात साहू जी को पता लगी तो साहू जी ने एक राजज्ञा जारी किया और ये कहा कि जो भी दलित के बच्चे हैं उनके साथ शालीनता से व्यवहार किया जाना चाहिए और जो भी व्यक्ति शालीनता से व्यवहार उनके साथ नहीं किया करेगा
उसे अधिकारियों को दंडित करना चाहिए। अगर अधिकारी दंडित नहीं करते हैं तो ये पता लगेगा कि जिस अधिकारियों ने इनएक्टिवनेस दिखाई, निष्क्रियता दिखाई इस काम में, उन अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। ये किया। साहू जी ने एक जो बेहतरीन काम किया कि 500 से 1000 लोग जहां रहते थे वहां हर गांव में उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना कराई। जिस समय साहू जी महाराज ने राज्य संभाला, उनके राज्य में 158 कन्या विद्यालय थे। लेकिन जब उनका जीवन लीला समाप्त हुई, यानी उनका निधन हुआ, तब उनके राज्य में कन्या विद्यालयों की संख्या बढ़कर के 579 हो गई। दो जो बेहतरीन, इसके अलावा भी दो जो बेहतरीन काम किया छत्रपति साहू जी महाराज ने, वो बेहतरीन काम था बलूतदारी उन्होंने ख़त्म किया। अब आपको लगेगा कि ये बलूतदारी क्या होती है, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि बलूतदारी वो होता है कि जो दलितों को, पिछड़ों के, जो सामंती लोग होते थे, उनको रहने के लिए जगह दे देते थे और बस उतने जगह के एवज में अपना सारा काम उनसे मुफ्त करवाते थे। ये बात साहू जी को नागवार गुजरी और उन्होंने अपने राज्य से बलूतदारी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद जब बलूतदारी उन्होंने ख़त्म किया तो उनको लगा कि अगर बलूतदारी ही ख़त्म कर दी जाएगी तो इनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए साहू जी महाराज ने वतनदारी लागू किया। वतनदारी का मतलब ये है कि जो ज़मीनें खाली पड़ी थी, सरकार के क्षेत्र में आती थी, उपयोग नहीं होता था, उन जमीनियों को भूमिहीन लोगों को दे दिया जाता था उनके आवास के लिए और उनको खेती के काम करने के लिए बकायदा ये शुरू करके दे दिए जाते। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जब ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन 1932 में जब रिजर्वेशन का प्रोविज़न शुरू हुआ, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बाद जब डिसाइड हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम होने लगा, 1946 में पहली मीटिंग हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने लगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) ये उसमें नियमित किए गए, विधिक किए गए कि इसका कानून बनाया गया कि जो लोग शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन दे करके विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार की जिम्मेदारी जब निर्धारित हो गई कि आर्टिकल 340 भी आया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा पिछड़ों के रिजर्वेशन की बात हमेशा करते थे। इसीलिए जब संविधान उन्होंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले आर्टिकल 340 उन्होंने किया। 340 में बाकायदा पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक कमीशन बना करके उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार मान करके बाकायदा एक वो कमीशन पूरा देश में सर्वे करे और उनको किस तरह से रिजर्वेशन दिया उनको कितना रिजर्वेशन और कैसे कैसे दिया जाना चाहिए, इस बात का अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रोविज़न किया आर्टिकल 340। इसके बाद आर्टिकल 341 किया, फिर उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन की बात की, फिर 342 शेड्यूल कास्ट की बात की। हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात पे जोर देते थे कि पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए। उसी के आधार पे जो आर्टिकल 340 उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्रीन्ड किया, यानी कि उसको विधिक प्रक्रिया बनाया, उसको कानून के दायरे में लाया, तो उसके तहत 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर रिपोर्ट, काका कालेलकर आयोग बना
जो काका कालेलकर उसके चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बनी, गठित हुआ। और जिस कमेटी ने करीब 2 साल मेहनत करने के बाद, लंबा मेहनत करने के बाद 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस कमेटी में बड़ी मजेदार बात है कि जात्याभिमान, दकियानूसी सोच और भेदभाव किस तरह से चरम पे चढ़ के बोलता है, ये दिखा इस आयोग में। पहली मर्तबा कोई इस तरह का आयोग बना होगा जिस आयोग के अध्यक्ष ने ही सबसे ज्यादा इसका विरोध किया। जो इनके सदस्य थे अनूप सिंह जी, जम करके विरोध किया कि जात के आधार पे पिछड़ेपन का निर्धारण नहीं किया जा सकता। पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए जातियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, जातियों को आधार नहीं बनाया जा सकता। और इसके बाद अरुणांशु डे उन्होंने भी जम करके विरोध किया। पीजे शाह ने भी जम करके विरोध किया कि जाति को पिछड़ेपन का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसमें केवल एक सदस्य थे, डीसी चौरसिया, जिन्होंने अपने 67 पेज में पूरी रिपोर्ट सबमिट की और इस बात की वकालत की कि जाति को ही पिछड़ेपन का आधार माना जा सकता है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से वही लोग पिछड़े हैं, इसलिए जाति को आधार माना जा सकता है। लेकिन जब अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात आई काका कालेलकर की, तो इतना दकियानूसी सोच का व्यक्ति कोई चेयरमैन हो जाए कमीशन का, ये मानसिकता नेहरू जी की दर्शाता है कि नेहरू जी में भी कितना जातिवाद कूट कूट के भरा रहा होगा। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में कमीशन बनाया गया जो खुद ही घोर विरोधी रहा हो। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में गोलमोल लिखा, वो लिखा कि अगर पिछड़ी जाति के लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इसमें रिजर्वेशन देने की कहां से बात आ गई, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन की कहां से बात आई। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इसका दोषी कौन है। उनको विद्यालय में स्थान नहीं दिए जा रहे हैं, उनका दोषी कौन है, नहीं बात किया। जो बात बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे, वही बात काका कालेलकर कह रहे थे। जब हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर आरएसएस आज इस चरम पे पहुंची है, तो इस आरएसएस की जड़ों में पानी डालने का काम कांग्रेस ने ही किया है। आगे फिर हम स्पष्ट करेंगे कि आरएसएस और भाजपा की सरकार चलाने वाले लोग तो दिमाग से पैदल हैं। इनकी कोई अपनी सोच नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है। ये वही काम करते हैं जिस काम की रूपरेखा कांग्रेस ने तैयार की है। अभी हम आगे आपको ये भी स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से जो 10% आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन अभी भाजपा ने दिया है, इसकी आधारशिला भी कांग्रेस ने ही रखी थी। अब हम बात करेंगे कि इस काका कालेलकर की जब सारी के सारे जो मेंबर्स थे, डीसी चौरसिया को छोड़ करके, जब सभी लोगों ने इसका जमकर के विरोध किया, तो ये रिपोर्ट, ये आयोग का कोई मतलब क्या है, कोई औचित्य था क्या? अगर नेहरू जी वास्तव में इतने संजीदा थे पिछड़े को
रिजर्वेशन देने के प्रति प्रतिनिधित्व देने के आधार पे, तो इस रिपोर्ट को अगर उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, बर्फ की सिल्ली के नीचे ढक दिया, रजाई में के अंदर ढक दिया, तो दूसरा कमीशन वो बना सकते थे। चूंकि उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि पिछड़े किसी भी कीमत पे शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी हो पाए। इसलिए 1978 में जब सरकार बदली, लाल बहादुर शास्त्री से होते हुए, इंदिरा जी से होते हुए, और इस बीच में बकायदा इमरजेंसी का भी प्रोविजन आ गया। उसके बाद जब सरकार बदली 1977 में, तो 1978 में मोरारजी देसाई ने एक नए कमीशन बनाने की योजना बनाई और लोगों से कहा कि एक नया कमीशन, अपने कैबिनेट से कहा कि एक नया कमीशन बनाया जाना चाहिए। और 20 सितंबर 1978 को नया कमीशन बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल कर रहे थे। इसलिए इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन रखा गया, मंडल आयोग रखा गया। फिर उनकी भी, मोरारजी देसाई की भी सरकार जाती रही। लेकिन ये हुआ कि जब मोरारजी देसाई की सरकार चली गई और इंदिरा जी की सरकार आई, तो इंदिरा जी ने बकायदा इस कमीशन की समय सीमा बढ़ा दी और ये कहा कि कमीशन निरंतर अपना काम करता रहे। इस बीच इंदिरा जी की भी सरकार चली गई, राजीव जी आए, राजीव जी की भी सरकार चली गई। और इसके बाद 1889 में जो सरकार बनी बीपी सिंह जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने 7 अगस्त को इस रिपोर्ट को लागू करने का मसौदा तैयार किया और 13 सितंबर को बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि ये रिपोर्ट मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाएगी। 13 सितंबर को बकायदा उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दिया। फिर क्या था, मच गई अफरा तफरी। जो लोग दूसरे का हक दबा करके बैठे थे, झूठ, फरेब, छल, धोखा, प्रपंच की असीमित शक्तियों से संचालित लोग, पेट में मरोड़ उठने लगा कि कैसे 52% लोगों को 27% नौकरियों में जाने का मौका मिले, नहीं मिलना चाहिए। हुआ क्या, साजिश शुरू, साजिश का दौर शुरू। 14 अगस्त को अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा बना और उसके अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने आरक्षण प्रणाली के खिलाफ याचिका दायर कर दी। 17 जनवरी 1991 को, इससे पहले जब इसके पहले राजीव जी की हत्या हो चुकी थी। वो प्रकरण यहां बहुत लेना जरूरी नहीं है। 14 अगस्त को जब ये याचिका दाखिल किया, तो कोर्ट का क्या आलम है आप बेहतर जानते हैं। अजीब प्रक्रिया है। अगर आदमी कोई मुंसब बनना चाहे तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल का एग्जाम पास करेगा, और आजकल तो और भी कठिन हो गया। अगर 7 साल की उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो सकता। सिविल जज जूनियर बनने के लिए उसे एग्जाम पास करना पड़ेगा, और अगर वो एडीजेफ की पोस्ट पे डायरेक्ट जाना चाहता है तो उसे हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम पास करने पड़ेंगे।
लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो आज तक योग्यता निर्धारित करने का कोई पैमाना तय नहीं हो पाया। तय होना चाहिए। जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, धर्माधिकारी, और वो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आ जाए, उस निर्णय के बाद हम कहीं अपील भी नहीं कर सकते, चाहे वो जिस भी मुद्दे पे हो। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को न्यायिक सीट दी जा रही है, इतना ज़्यादा पावर दिए जा रहे हैं, उसमें न्यायिक चरित्र है, बुद्धिमत्ता है या नहीं है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। देश में इस पर चर्चा चलनी चाहिए। जब पिछड़ों की सूची तैयार हुई तो वो घोषणा पूरी तरह से बीपी सिंह भी नहीं कर पाए, उनकी भी सरकार गिर गई। और जब चुनाव चल रहा था, उसी चुनाव के दरमियान ही हत्या हो गई राजीव जी की। तो सरकार का, और जब राजीव जी की हत्या हो गई तो जो गांधी परिवार था वो पूरी तरह से भयभीत हो गया। वो फिर सत्ता में नहीं रहना चाहता था, यानी राजनीति में नहीं रहना चाहता था। जब राजनीति में रहने का उन्होंने मन छोड़ दिया तो नरसिंह राव के नेतृत्व में, पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में सरकार बनी और 25 सितंबर 1991 को सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पे पिछड़े वर्गों की पहचान कराई गई और उसकी आरक्षण की सीमा बढ़ाकर जो 27%, उससे पहले जो रिजर्वेशन था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, जिसको 22.5 कर रहे थे, उसमें 27 और जोड़ करके 49.5 हो गया। लेकिन इसी को कहते हैं धूल की रस्सी भरना। अगर 49.5% की बात की गई होती तो रिजर्वेशन तुरंत लागू हो गया होता। लेकिन नरसिम्हा राव भी तो आखिर वही खाते थे, छल छद्म धोखा फरेब, यही खाते थे, यही उठते थे, यही बैठते थे, यही पहनते थे। इसलिए उन्होंने भी जो रिजर्वेशन की सीमा थी 22.5 से बढ़ा करके 49 नहीं किया, 59.5 का किया, 59.5%। और इसमें यह जोड़ दिया कि 10% लोगों को जो आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसीलिए आपसे पहले हमने अनुरोध किया था कि भाजपा तो बेअकल की पार्टी है, अकल है ही नहीं। सिर्फ धर्म की चाशनी में लपेट करके हर मुद्दे को कैसे परोसा जा सकता है, उसके सिवा उसे कुछ नहीं आता। उसके सिवा उसके पहले की जो साजिश की जाती है वो साजिश कांग्रेस करती है। 1 अक्टूबर 1991 को जब ये सीमा बढ़ाकर के 59.5% किया गया तो केंद्र सरकार ने जो ये आर्थिक आधार पे आरक्षण देने का प्रोविजन बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्यौरा मांग लिया कि आर्थिक आधार पे जो आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं वो आप अपना ब्यौरा दे दीजिए। लटक गया मामला। मामले को कैसे लटकाया जा सकता है ये बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर 10% आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने की वकालत नरसिम्हा राव सरकार ने न की होती तो 49.5% रिजर्वेशन उसी समय लागू हो जाता। 30 अक्टूबर को यह मामला
जो अभी संविधान पीठ के पास था, संविधान पीठ ने लार्जर बेंच 9 जजों के बेंच को रेफर कर दिया। कोई चीज लिंगर ऑन करना हो तो कोर्ट में डालते चले जाइए, लिंगर ऑन होता चला जाएगा। और 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब यह बड़ा दबाव पड़ा और इस दबाव में जो प्रमुख भूमिका निभाई, जो पिछड़े लोग कुछ उसमें सांसद थे थोड़े बहुत जागरूक हुए और प्रमुख भूमिका, चूंकि उस समय रामविलास पासवान मेरे ख्याल से मृत आत्मा के पार्थिव शरीर नहीं थे, उनकी आत्मा जीवित थी, तो उन्होंने बकायदा जंतर मंतर पे इसका विरोध किया था। और ये लगा विरोध करने के बाद कि मामला फिर बाद में ये पलट न जाए, उल्टा क्यों न, ये गेम उल्टा न हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को आर्थिक आधार वाला छोड़ करके 49.5% मतलब 22.5 से बढ़ा करके 49.5% सीमा को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन इतनी आसानी तो कहीं भी नहीं हो सकती पिछड़ों के साथ। आखिर हिंदू का चोला पहन करके चलते हैं, हिंदू बन करके चलते हैं, और आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन हिंदुओं का हक आखिर खा कौन रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसा ना हो कि यहां संख्या ज्यादा बढ़ जाए लोगों की, वास्तव में 27% आरक्षण पूरा करना पड़ जाए। एक और गेम खिला, क्रीमी लेयर लागू कर दिया कि इसमें क्रीमी लेयर लागू होगा। अब जब क्रीमी लेयर लागू हुआ तो जो 27% भर्तियां आराम से हो सकती थी उसको कर्टेल करके 6 और 7% पे सीमित कर दिया गया। क्रीमी लेयर के बहुत बड़े आधार बनाए गए। कैसे कैसे होगा ये अभी बड़ा मसला होगा, इस पे अभी आज हम बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा दूसरे दिन इस पे करेंगे। आप लोग अगर अपनी टिप्पणियां देंगे और आपको लगेगा कि ये चर्चा आगे बढ़नी चाहिए तो इसको चर्चा करेंगे। फिर 8 सितंबर 1993 को केंद्र सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी 8 सितंबर 1993 को, और 20 फरवरी 1994 को मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पे पहले जो अभ्यर्थी नियुक्त किए गए वह थे वी राजशेखर, जिन्हें आरक्षण के माध्यम से नौकरी मिली। और उनको जो नियुक्ति पत्र दिया वो उस समय सामाजिक अधिकारिता मंत्री सीताराम केसरी जी थे, उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। और ये बात आगे बढ़ती रही, चलती रही। उनकी सरकार गिर गई। जब नरसिम्हा राव की सरकार गिर गई तो आ गए अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी 96 से लेकर के 2000 तक घसीटते रहे, शिक्षा का निजीकरण करते रहे। पहला विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाया, प्राइवेट धीरू भाई अंबानी के नाम पे 100 करोड़ के प्रोजेक्ट से बनने वाला पहला विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाया, प्राइवेट विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं। और उसमें मज़ेदार बात तो ये थी, शिक्षा नीति निर्धारित करने के लिए जो कमेटी उन्होंने बनाई, उस कमेटी के चेयरमैन आदि गोदरेज थे और वाइस चेयरमैन अनिल अंबानी थे। उद्योगपति निर्धारित करेंगे कि इस देश में शिक्षा नीति कैसे होगी। फिर 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो मनमोहन सिंह की सरकार में,
क्योंकि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे केवल 27% नौकरियों में ही रिजर्वेशन देने का प्रोविजन नहीं था, इससे दूर के प्रोविजन किए गए थे। शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन 27% मिलेगा, एडमिशन में मिलेगा, हायर एजुकेशन में मिलेगा, ये सारे प्रोविजन किए गए थे। और उस समय के जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह, उन्होंने 10 अगस्त 2006 को सोनिया जी को पत्र लिखा कि मैडम, इन्हें जो बैकवर्ड के लोग हैं इन्हें शैक्षणिक संस्थानों में भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। आईआईएम में रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए, आईआईटी में इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सारे मेडिकल कॉलेज में इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हर जगह इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा। ये पत्र उन्होंने सोनिया जी को लिखा था और इस पत्र का जब कोई जवाब नहीं आया, 16 अप्रैल को जो सोनिया जी को उन्होंने पहला पत्र लिखा, इसके पहले की एक घटना का जिक्र करना जरूरी है कि 12 अप्रैल 2006 को बीबीसी के संवाददाता से बात करते हुए पुष्पेश पंत, जो प्रोफेसर थे जेएनयू में, जो अपने रचनात्मकता के लिए माने जाते थे, उनका अंदर से ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण जागने का मतलब होता है कि उनकी शरारत जग गई, साजिशों का दौर शुरू हो गया, जहर उगलना शुरू हो गया और दिमाग में जो गोबर है वो गोबर मुंह से बाहर आना शुरू हो गया। उन्होंने क्या कहा, इन्हें आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, जबकि जो हरियाणा के जाट हैं, हरियाणा के सिख हैं, वो कहते हैं कौन पढ़ेगा, हमारे यहां तो 50 भैंसे हैं, इतना दूध बिकता है। गजब का तर्क है। ये किसी जाट ने नहीं कहा होगा, किसी सिख ने नहीं कहा होगा, लेकिन ये जो शरारत की पुड़िया, जो ब्राह्मण है, जो अंदर से जग जाता है, और जिसके अंदर से ब्राह्मण जग जाए तो समझ लीजिए कि उसके अंदर से अन्याय करने की प्रवृत्ति जग गई है। पुष्पेश पंत भी वही बात कह रहे थे 2006 में, 12 अप्रैल 2006 को, जो बात काका कालेलकर ने कही थी, जो बात काका कालेलकर के पहले बाल गंगाधर तिलक ने कही, वही बात पुष्पेश पंत कह रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि सांप सपोले को ही जन्म देता है। सपोला बड़ा होकर के जहर वही छोड़ता है जो सांप छोड़ करके गया है। और 21 अगस्त 2007 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, इसके पहले 21 अगस्त के पहले जब उन्होंने लेटर 10 अगस्त को 16 अप्रैल को लिखा, फिर 10 अगस्त को भी लेटर उन्होंने लिखा सोनिया जी को। जब ये पता लगा, उनके बारे में ये बात चलने लगी कि अब कभी भी अर्जुन सिंह हटाए जा सकते हैं, मनमोहन सिंह से अर्जुन सिंह की पट नहीं रही, खटास आ गई है, हटाए जा सकते हैं। जब ये बात पहुंची तो फिर 10 अगस्त को भी उन्होंने एक लेटर सोनिया जी को लिखा और सारे विवरण प्रस्तुत करते हुए कि मैडम, मुझे याद है 15 अगस्त 1947 को मैं दिल्ली में ही मौजूद था, जिस खुशी के साथ लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसी बग्घी पे बिठाल रहे थे, जिस बग्घी पे
कभी अंग्रेज शासक चलते थे। वो खुशी का दिन था। और आज अगर आप 15 अगस्त को ये घोषणा करवा दें कि पिछड़ों को शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन मिलेगा, तो कांग्रेस के मजबूत आधार बनते चले जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस का जो चरित्र है, उसे ये लग रहा है, लोगों को लगता है कि शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण और माइनॉरिटी को मिलाकर के कांग्रेस राजनीति करती है। अगर बैकवर्ड को भी अपने साथ, अपने पाले में रखने की ये पहल की गई, तो बैकवर्ड भी हमारे साथ आ सकता है। 21 अगस्त परिणाम ये निकला कि 21 अगस्त 2007 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण संबंधी विषय जो संबंधी विधेयक मसौदे को मंजूरी दे दी। 25 अगस्त 2007 को अर्जुन सिंह ने इस विधेयक को बाकायदा लोकसभा में प्रस्तुत किया, पेश किया, और वर्ष 2007 में ही उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने का फैसला कर लिया गया। 10 अप्रैल 2008 को उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जो इससे पहले पिटीशन फाइल हुए थे, उन पिछड़े वर्गों को 27% रिजर्वेशन देने को वैध ठहराया। आज परिस्थितियां क्या हैं? आज आपके सामने जो परिस्थितियां लेके आए हैं, नीट की परीक्षा हुई है। नीट की परीक्षा में से जो मेडिकल कॉलेज पूरे देश में हमारे यहाँ हैं, जिसमें 15% केंद्र सरकार के जो विद्यालय हैं उनके भागीदारी होती है, और 85% जो स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन होते हैं। पिछड़ी जातियों को पूरी तरह से रिजर्वेशन इस समय खत्म कर दिया गया। यानी 27% रिजर्वेशन अगर दिया गया होता तो पिछड़ी जातियों के लोग मेडिकल कॉलेज में उनके एडमिशन हो सकते थे। अब नहीं होंगे, क्योंकि अब क्लास चलने लग गए। एडमिशन के प्रोसीजर शुरू होकर के क्लास भी कहीं कहीं चलने लगे। और आज भी पिछड़ी जातियों को हिंदू की जो चाशनी में लपेट करके सुलाया गया था, आज भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। 27% से अगर वो डॉक्टर आते, आज जब कोरोना महामारी जैसे प्रकोप फैला है या फैलाया गया है, जो भी परिस्थितियां हैं, अगर वो आप देखिए तो जितने सरकारी संस्थान थे, हॉस्पिटल थे, इस महामारी के दरमियान वही खुले थे। जितने सरकारी संस्थान हैं वही खुले हैं। अब हम मुद्दों जो हमने आज विषय लिया था, ये आरक्षण की बात हो गई। इससे लोगों को लगता है कि आरक्षण देने से लोगों का नुकसान हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि खैरात देने से लोगों का नुकसान हो रहा, देश का अहित हो रहा। खैरात किसको मिल रहा? जो मंदिरों में बैठे हुए लोग हैं, जो ये कहते हैं कि नाहर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, ये क्या खा रहे हैं? खैरात का ही तो खा रहे हैं। पूरे देश में जीएसटी लागू की गई, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा गया, कोई मस्जिद नहीं छोड़ा गया, कोई गिरजाघर नहीं छोड़ा गया, कोई बौद्ध विहार नहीं छोड़ा गया, सब पे जीएसटी लागू किया गया। इवन जो अमृतसर में तकरीबन 10,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, वहां भी 10 करोड़ रुपया सालाना जीएसटी देने का प्रोविजन रखा गया।
लेकिन तिरुपति तिरुमला में, जिसको त्र्यंबकेश्वर कहते हैं, तिरुपति में, बालाजी में, जहां लड्डू भी, एक लड्डू भी, ये घटना मैं 2010 की बता रहा हूं, जहां लड्डू भी 50 रुपए का एक बिकता था, बाल करोड़ों रुपए के बिकते थे, उसे जीएसटी फ्री किया गया। खैरात की कौन खा रहा है? कैसे देश बर्बाद हो रहा? इसीलिए कहा जा रहा है, पहले कोटेशन हमने इसीलिए कोट किया था कि पहली बात, मंदिरों से जो पुरोहित व्यवस्था है वो खत्म हो जानी चाहिए। अगर नहीं खत्म हो रही है तो ये जरूर तय होना चाहिए कि वो वंशानुगत नहीं चलना चाहिए। जो लोग भी धर्म में विश्वास करते हैं सभी को पुरोहित बनने का अधिकार है। सरकार को एक पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए और उस पाठ्यक्रम को पास करके जो आए वही पुरोहित बन सकता है, दूसरा पुरोहित नहीं बन सकता। खैरात किसको मिल रही है? अनिल अंबानी, जिनके खिलाफ मणिपाल टेक्नोलॉजी ने मुकदमा कर रखा है एनसीएलटी में, जिनके खिलाफ चाइना डेवलपमेंट बैंक ने मुकदमा कर रखा है, जिनके खिलाफ एरेस्कन ने मुकदमा कर रखा है, और जो अभी ब्रिटेन में ये एफिडेविट दे के आते हैं कि हम दिवालिया हो गए हैं, हमें दिवालिया घोषित कर दिया जाए। ऐसे दिवालिया व्यक्ति देश का रफाल बनाएंगे, देश में रफाल बनाएंगे, और वो रफाल बनाएंगे जिस रफाल से चाइना थर 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 कांप रहा है। पाकिस्तान जो पैजामा पहनता है उसको नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, कमर से नीचे भीग जाता है। अमेरिका थर 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 कांप रहा है, जापान कांप रहा है, ब्रिटेन कांप रहा है, और सबसे मजेदार बात तो फ्रांस खुद भी कांप रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं था, वो अफसोस, वो चिंता में पड़ गया। कभी इतने दिन से हम रफाल बना रहे हैं, मुझे इतने गुण नहीं पता थे। और भारत में जाते ही भारत का मीडिया, जो गोबर मीडिया है, वो गोबर मीडिया ये इतने गुण बताने लग गया। तो इस देश में जो गंवार पत्रकार और गोबर मीडिया ने इस देश का सत्यानाश किया है, खैरात की वो खा रहे हैं। खैरात का खाना उसको कहते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों पे खरा न उतरे। देश का जो दायित्व दिया गया है उस पे खरा न उतरे। आज बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अब तो नेपाल, जिसको रफाल आने से कांपने लगते, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश कांपने लगे, लेकिन जो नेपाल है वो हमारे देश को कपवाने लग गया है। हमारे सेनाओं पे उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे सेनाओं पे गोली चला रहा। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है। और इस सब से बचने के लिए गजब का अभिनय चल रहा है। लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, और एक व्यक्ति तो ऐसे कोरोना पॉजिटिव हुए जिनका पूरा का पूरा अस्थिपंजर ढीला है। इससे पहले वो ऐड किया करते थे कि 20 मिनट तक हाथ धुलते रहिए, हाथ धुलते रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जैसे लोगों का कमेंट आना शुरू हुआ कि अब तो लगता है कि अमिताभ बच्चन जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं,
लगता है काल के गाल में समा जाएंगे। हिम्मत छूट गई, अभिनय करना बंद करके घर आ गए। आज भी बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, स्वतंत्र देव सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए, राज प्रताप सिंह जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, BS येदियुरप्पा कोरोना पॉजिटिव हो गए और शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए। अगर ये लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो इसका मतलब इन्होंने कोरोना के जो निर्धारित मापदंड दिए गए थे उसका अनुपालन नहीं किया है। तो क्या पैंडेमिक एक्ट 2020 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7 साल के लिए जेल भेजा जाएगा? यह देश को प्रश्न करना चाहिए। जब देश को बताया गया लॉकडाउन में रहिए, मास्क लगा के रहिए, सेफ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, कोरोना को दूर भगाना है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि 18 दिन में महाभारत जीता गया था, 21 दिन में हम कोरोना को जीत लेंगे। एक जो बड़ी मजेदार देश को बात प्रश्न करना चाहिए, वो प्रश्न जरूर करना चाहिए कि अमिताभ बच्चन जी कोरोना पॉजिटिव थे, निगेटिव होकर के चले आए, लेकिन उनके दोस्त अमर सिंह जी इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए, वो दोस्ती निभा गए। तो अगर अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो अमर सिंह वाली भूमिका कौन निभाएगा? उनके दोस्त निभाएंगे या वो खुद निभाएंगे? ये प्रश्न जरूर लोगों से करना चाहिए, लोगों को ये प्रश्न करना चाहिए। अगर ये देखा जाए, इसलिए देश के लोगों को समझना चाहिए, खासतौर से पिछड़ी जाति के लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता जिसकी होती है, शासन उसी का चलता है, उसी के अनुसार चलता है। जिन लोगों को लगता होगा कि भाजपा की जो सरकार है इसकी जड़ें बड़ी गहरी हो गई हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं इनकी जड़ों में गर्म पानी डाला जा सकता है और सूखने में टाइम नहीं लगेगा। आपको तय करना है, धर्म की चाशनी से बाहर आना पड़ेगा। और इस देश में खैरात कौन खा रहा है? वोट देने का अधिकार इस देश के सभी वयस्क नागरिकों को है, और 52% की आबादी लेकर के इस देश में आप अपने 52% वोटों को सिर्फ अपने ही लिए, अपने सत्ता के लिए उपयोग कर लेते तो सारे के सारे लोग आज पनाह मांग रहे होते। कम से कम इतनी अकल तो पैदा करिए, 52% वोट केवल पिछड़े के लिए ही सुरक्षित तो कर लीजिए। और जिस दिन 52% वोट अपने लिए सुरक्षित आप करेंगे, तब कोई ये नहीं कहने आएगा कि पिछड़े पढ़ना नहीं चाहते। और आज जिनको ये लगता है कि योग्यता इससे कम हो रही है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे देंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा, इलाहाबाद द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, उसमें जो कट ऑफ लिस्ट रखा गया, वो कट ऑफ लिस्ट बैकवर्ड का 125.25 है, शेड्यूल कास्ट का 114.14 है और जनरल का 105.05 है। कहां गई योग्यता आपकी? कहां गई योग्यता? और आज कोड भी ये कह रहा है कि अगर बैकवर्ड में जिसने अप्लाई किया है उसे बैकवर्ड का ही लाभ दिया जाएगा, जनरल में ट्रीट नहीं किया जाएगा। भाई कभी तो न्यायिक चरित्र पैदा कर लीजिए। योग्यता निर्धारित एक तरफ जब योग्यता की बात कर रहे हो, जब आप योग्यता का समर्थन कर रहे हैं, तो जो लोग जनरल में गए हैं
उनको जनरल में जगह दी जानी चाहिए, यह संविधान कहता है। और जो लोग जनरल में नहीं गए हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा दिया जाना चाहिए। इतनी साजिशें पिछड़े वर्ग के साथ हो रही है, आखिर कब अकल आएगी? कब निद्रा से जागेंगे? कब धर्म की चाशनी से बाहर आएंगे? ये जो आज धर्म और बम का सामंजस्य बनाया जा रहा है, ये राम मंदिर का मुद्दा उठा करके 27% पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश की गई थी। और जो लोग कोरोना पॉजिटिव होके जा रहे हैं ना, उनसे पूछिए, आईआरपीसी का अगर आपका ये बता रहा है कि आप कोरोना पॉजिटिव है, तो आप ये तो देखिए, कोरोना पॉजिटिव होकर के आप ये बताइए, जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होकर के हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई वैक्सीन है क्या? कोई पावर एनर्जी वहां लगती है क्या? वहां विटामिन सी की दवाइयां दी जाती हैं, नींबू पानी दिए जाते हैं, और कुछ योग कराए जाते हैं। और योग करने वाले लोग ऐसे हैं कि किसी का 56 इंच का पेट हो जाता है तो कोई सिसकोया वृक्ष जैसा चौड़ा हो जाता है। ये लोग भी योग करेंगे। तो इस देश को जो बर्बाद किया जा रहा है वो खैरात ने बर्बाद किया है। देश को प्रश्न करना चाहिए कि उद्योगपतियों का, गद्दार उद्योगपतियों के जो ऋण थे, जो एनपीए थे, उसको क्यों माफ किया गया? और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जिनको ऊपर 44,000 करोड़ रुपया का लोन है जिन कंपनियों पे, उनको आप 128 करोड़ रुपए में उन कंपनियों को बेच रहे हैं। खैरात कहां जा रहा? इस देश को रिजर्वेशन ने नहीं बर्बाद किया है, इस देश को खैरात ने बर्बाद किया है। और पिछड़ी जातियों को सबसे पहला दावा सत्ता पे, और दूसरा दावा उनको मंदिरों पे करना चाहिए कि चूंकि मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म का होने के नाते, हिंदू आस्था का होने के नाते, हिंदू विश्वास का होने के नाते हमें पुरोहित बनने का अधिकार है। जब तक ये दावा नहीं होगा तब तक इस देश में परिवर्तन नहीं आने वाला है। इस देश में पिछड़ी जातियों को 27 नहीं 52% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अब तो हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए उसकी आबादी के आधार पे। फिर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के उस नारे को याद किया जाना चाहिए, सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और जो लोहिया जी को आज भी नेता अपना मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनमें अगर इतनी हिम्मत आ जाए और ये कहें कि पिछड़ों को हम 27 नहीं 52% रिजर्वेशन देंगे, तो 2022 में ही उत्तर प्रदेश प्रचंड बहुमत से कब्जा कर सकते हैं। क्यों नहीं ये सब कर रहे हैं? कमाल हो गया। जिसे इस देश का राजा होना चाहिए वो भिखारी हो गया। जिसे भिखारी होना चाहिए था वो ये तय करेगा कि इस देश का सत्यानाश रिजर्वेशन ने मारा है। जो खैरात का खाने वाले लोग हैं वो रिजर्वेशन को दोष देंगे। कब तक चलेगा ये इस देश की व्यवस्था? इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही 10%
आरक्षण का प्रोविजन कांग्रेस ने ही किया था। 25 सितंबर 1991 को ये नरसिम्हा की सरकार ने किया था। भाजपा में कोई अकल नहीं है, ये आप समझ लीजिए। सिर्फ धर्म के नाम पे उन्माद फैलाने के अलावा कोई रणनीतिक अकल नहीं है। केवल पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जरा अपने दिमाग की अकल खोल लीजिए। बहुत दूर तक ये नहीं जाने वाले हैं, सारा का सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। जो इनके फाइलों में गुलाबी पन्ने हैं जो दिखा रहे हैं, सारे के सारे बाहर आएंगे। तो इस देश को अंतिम में फिर हम ये कहेंगे कि इस देश को रिजर्वेशन ने नहीं बर्बाद किया। इस देश को रिजर्वेशन ही ऐसा है जो संभाल के रख पाया है। बाकी जो जनरल सीटों पे लोग आए हुए हैं, किसी भी ऑफिस में चले जाइए तो दिन भर उनको चाय की दुकान पे देखेंगे। अगर ऑफिस कोई संभाल रहा है तो रिजर्वेशन से आए हुए लोग ही ऑफिस संभाल रहे हैं। इस देश को रिजर्वेशन ने ही संभाल करके रखा है, सजो करके रखा है, सुदृढ़ और मजबूत करके रखा है। बाकी तो सब खैरात के लोग हैं। और इस देश में निजीकरण पे जरूर कम से कम जो क्षेत्रीय दल हैं उनको धावा बोलना चाहिए। निजीकरण से ही खैरात की प्रवृत्ति पैदा हो रही है और इस निजीकरण पे इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। फिर हम आप लोगों की राय लेकर के इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और तब तक के लिए हम आप सभी का अभिवादन करेंगे और आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े हैं। अंत में ये जरूर हम रिक्वेस्ट कर दें, कभी हम रिक्वेस्ट करते नहीं इस तरह का, लेकिन पिछड़े साथियों को उनका प्रतिनिधित्व मिले, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले, शेड्यूल कास्ट का आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले, माइनॉरिटी का आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले, कायस्थों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले, कायस्थों और यहाँ वैश्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले, क्षत्रियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले और जिनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है उन्हें न्याय करने से दूर रखिए। इस अपील के साथ आप सभी साथी जो हमसे जुड़े हैं, जिनको हमारी बात पसंद आ रही है, रास्ता पसंद आ रहा है, उनसे विनम्र अनुरोध है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। आप सभी का फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम।